दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम कुछ पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए। ऑप्शन है तमिलनाडु एवं कर्नाटक, बी महाराष्ट्र एवं गुजरात, सी आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब which of the following states in the independent India were formed on linguistic basis। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना, वो 1953 में बन गया। ठीक है, आंदोलन हुए थे और उसके बाद इसको बनाया गया। तो भाषा के आधार पर बनने वाला ये प्रथम राज्य था। उसके बाद हरियाणा और पंजाब की बात करें तो शाह आयोग का गठन हुआ था। उन्होंने दोनों राज्यों को भाषा के आधार पर अलग होने की सहमति व्यक्त की, क्योंकि हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र था और पंजाब सिखों का राज्य था और पंजाबी भाषा का उपयोग या बोली जाती थी। इसलिए शाह आयोग, कौन सा आयोग, शाह, 1966। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र ये भी दोनों अलग अलग भाषा का प्रयोग करते थे और 1960 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। गुजरात में गुजराती बोलते थे और महाराष्ट्र में मराठी। तमिलनाडु और कर्नाटका जो है, ये जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बना था, उसके अंतर्गत ही अपने यहाँ 14 राज्य का गठन किया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेश आए थे, यूटी, तो उसके अंतर्गत ही ये बनाए गए थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को निम्न में से किनके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है। मतलब द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है, केटी शाह के द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा, जेवी कृपलानी के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा के एम मुंशी साहब। इन्होंने ही प्रियम्बल को क्या कहा, राजनीतिक कुंडली कहा है। ठीक है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किए गए। ऑप्शन है 40वां, 42वां, 24वां, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, 1976, उसी में फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्होंने ही इसको जोड़ने की सिफारिश की थी। ठीक है, देखिए, ये 24वां भी संशोधन अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है। बेसिकली इसी अमेंडमेंट के थ्रू जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, उनको संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होता है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन विधेयक, उस पर अनिवार्यतः साइन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक, तो 24वां संविधान संशोधन से क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो होगा अनिवार्य रूप से, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो उस पर साइन करना अनिवार्य है, उसको राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? ए, राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण। बी, सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया। सी, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सामाजिक विभाजन की राजनीति, इसका प्रमुख कारण क्या होगा? सभी हो जाएगा। राजनेताओं का किसी समुदाय की मांग को उठाने के प्रति दृष्टिकोण भी होगा। विभिन्न समूह की मांगों के प्रति सरकार क्या प्रतिक्रिया कर रही है, और भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, ये सभी जो है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब क्षेत्रवाद से संबंधित मुद्दे हो जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय पहचान। ठीक है, तो ये सब कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? राष्ट्रवाद, देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा, राष्ट्रीय पहचान की भावना, गर्व एवं एकता की भावना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी जो सही आंसर होगा डी होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद का मेन जो मतलब है वो आइडेंटिटी से ही है, पहचान की भावना से ही है, नेशनल आइडेंटिटी। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पता होगा ये भी महत्वपूर्ण था। दूसरा, स्वयं के लिए शासन, तो सेल्फ रूल की बात तो हमेशा से उठाई जा रही थी, तो वो भी राष्ट्रवाद को चिन्हित करता है। और एकता की भावना और प्राइड, फीलिंग ऑफ प्राइड एंड यूनिटी, ये सभी जो है इसेंशियल कारक है। निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? अ लॉयर्स पैराडाइज, किसने कहा था? के वी राव ने, बी शिवा राव ने, आइवर जेनिंग्स ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा आइवर जेनिंग्स होगा। उन्होंने ही कहा था वकीलों का स्वर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं निर्वाचन। बी, निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकता है। वर्ड ध्यान दीजिएगा, कर सकते हैं, तो ये भी कर सकता है निर्वाचन। बाद में आने वाली सरकारें क्या कर सकती है? आर्थिक सुधार कर सकती है। निर्वाचन शासन की नीतियों, शासन की नीति यहाँ क्या दे रहा है? पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? कौन डिसाइड करता है? अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई विवाद हो जाए, डिस्प्यूट आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये SC ST कम्युनिटी
के लिए भी थे, मौलिक अधिकारों के लिए भी थे। तो सरदार पटेल कई चीजों के लिए अध्यक्ष रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद भी रहे हैं, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नियम प्रक्रिया समिति के भी अध्यक्ष थे। इवन की छोटी समितियां थी जैसे फाइनेंस एवं स्टाफ कमिटी, उसके भी ये अध्यक्ष थे। तो ये सब ये अलग अलग समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित हुआ? 2003, 1993, 1992, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण आयोग 1993 में पारित किया गया, उसी समय स्थापित किया गया। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? ए फिजी, बी इस्टोनिया, सी इराक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, फिजी में भी एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य को लागू नहीं किया गया था। अगर आप में से किसी ने भी जैसे मेंस की अच्छी तैयारी की होगी तो आप इसके बारे में पढ़े होंगे। बेसिकली यहाँ मुद्दा क्या है कि जो फिजी के मूल निवासी हैं और जैसे भारत जैसे देशों से जो वहां जाके बसे हैं, तो भारत जैसे देशों से जो वहां जाके बसे हैं उनको जो है वोट देने का अधिकार मिनिमम है। इस्टोनिया में क्या है, जो रशियन माइनॉरिटीज हैं, जो रूसी नागरिक हैं जो वहाँ माइनॉरिटी के रूप में रहते हैं, वो उनको भी वोट देने में दिक्कत आती है, उनको भी अधिकार सीमित है। इराक में तो आपको पता ही है सद्दाम हुसैन का शासन था, तो उस समय भी नहीं, उसके बाद तो स्टेट एक तरीके से नाकामी ही रहा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। सूचना का अधिकार भारत में है द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, ये पहले लीगल राइट के रूप में ही आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने मामलों में इसे फंडामेंटल राइट घोषित किया है। ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, 19A के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक्चुअली इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। है भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में, किसके अभाव में? शैक्षणिक योग्यता के अभाव में। शैक्षणिक योग्यता के अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने नहीं, लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता का इस देश में निर्धारण कर दें तो बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, तो वो इससे वंचित रह जाएंगे। जैसे कई स्टेट में, जैसे आपको राजस्थान, हरियाणा, यहाँ लोकल लेवल पर शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। कई स्टेट ने हटा भी दिया, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी है। बी विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। बिल्कुल सही है ये भी। सी शैक्षणिक योग्यता ये सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी सही है कि हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत शैक्षणिक योग्य हो तो आप जो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल काइंड ऑफ जॉब्स, यहाँ लिख रहे हैं सभी प्रकार की सेवाएं, तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से
किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ए 26 नवंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 29 अगस्त 1949 को, उपयुक्त में से एक से अधिक। बेसिकली 26 नवंबर को हमने अपने संविधान को क्या किया था? अपनाया था, ठीक है, एडॉप्ट किया था। 29 अगस्त 1949, बेसिकली अगर यहीं 29 अगस्त 1947 लिखा होता तो ये हमारा सही होता। उसी दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसी तिथि को अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की नियुक्ति की गई थी, 29 अगस्त 1947, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ई होगा, लेकिन अगर ये रहता तो ये सही होता। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है। Which of the following system provides every man the right to be own oppressor? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही ऐसी व्यवस्था होती है। वो ना तो अभिजात तंत्र में हो सकती है, ना तो राजतंत्र में, ना तो ऑटोक्रेसी में और ना तो मोनार्की सिस्टम में। राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? छठी अनुसूची, चौथी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जो किया गया है वो 4th शेड्यूल में है। और अपने यहाँ राज्यसभा के सीटों का बंटवारा राज्य के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे हर राज्य का प्रतिनिधित्व जो है राज्यसभा में अलग अलग है। सबसे अधिक जैसे यूपी में 31 है, ठीक है, बिहार से 16 है, ठीक है। छठी अनुसूची में किस चीज की चर्चा है? तो यहाँ पर जो एसटी कम्युनिटी है, कहाँ पे? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, उनको संरक्षण दिया गया है, उनके उत्थान के लिए उनको प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका छठी अनुसूची में चर्चा है। दूसरी अनुसूची में क्या है? यहाँ पर भत्ते, परिलब्धियों की चर्चा की गई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जजेज के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए, अनधिकारियों के लिए भी दूसरी अनुसूची में पेंशन, भत्ता, उपलब्धि की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त। इसका सही जो आंसर होगा वो मनाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। जवाहरलाल नेहरू ये राज्यों से समझौता के लिए किया जाना था, उसके ये अध्यक्ष थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहता है निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? मतलब रशियन रिवॉल्यूशन का प्रभाव किस किस को कहा जाएगा? ए आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन, ठीक है। आर.एस. अवस्थी ने रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन किया 1920-21 में। जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा। सी है 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन। बिल्कुल, भारत में साम्यवादी दल का गठन 1920 के दशक में हुआ है, 1924 में। आर.एस. अवस्थी ने अपनी पुस्तक रेड रिवॉल्यूशन 1920-21 में लिखा था।
तो ये दोनों सही है। बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में गए थे रसिया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसका सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है। कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेदन करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बेसिकली हमारा जो फेडरेशन का स्ट्रक्चर है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड का यूज किया है। दूसरा कि हमारा जो संघ है राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि यूएसए में है। यूएसए में पहले 13 राज्य एक साथ आए, फिलाडेल्फिया कांग्रेस हुआ और देन वहां यूनियन बना। ठीक है, हमारा पहले से था, हमने राज्यों को अलग अलग मतलब सुविधा के हिसाब से, प्रशासनिक सुविधा भाषा के हिसाब से बांटा है। ठीक है, और कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है। निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। फिर कराची अधिवेशन जो हुआ उसमें सरदार पटेल अध्यक्ष थे। तो क्या क्या इसमें विशेषता शामिल? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सभी जो है दोनों में पाए गए थे। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? चुनौती पूछ रहा है कि हमारे डेमोक्रेसी के समक्ष कौन से चैलेंज है? ए, देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त करना। बिल्कुल, the strengthen the institution that helps people participation and control in the country। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना, ये भी है। अभी तक ये चुनौती बना हुआ है। स्थानीय शासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना। हाँ, राज्य जो है स्थानीय शासनों को, लोकल बॉडीज को अधिकार नहीं सौंपते हैं, तो ये भी एक चुनौती है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये ऑप्शन ही मेंस में इसका चैलेंजेस गिना सकते हैं आप। निम्न में लोकसभा का कोरम कौन सा है? यह सदन की कुल संख्या का 1/15 है, यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है, यह सदन की कुल संख्या का 1/5 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/10 होता है। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? ठीक है, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 109 के अंतर्गत ही यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में हम धन विधेयक को स्थापित नहीं कर सकते। कोई भी विधेयक, धन विधेयक कब होगा? जब जो लोकसभा है उसका जो चेयरमैन होता है वो कहे या हस्ताक्षर कर दे यह विधेयक धन विधेयक है, तभी माना जाएगा। 110 में धन विधेयक की ही चर्चा की गई है और 111 में क्या है? प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं, स्वीकृति देगा या नहीं देगा या लौटाएगा, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।